वेलकम टू कीमो विजार्ड। तो यार हम बात कर रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके जो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक अनहार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी और उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या होंगे और उसका जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जब हम बात कर रहे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो हमने उसमें तीन बातें या फिर हम कहें तीन चीज़ें आइडियल कंडीशंस लेके चली थी कि हमारे पास क्या था कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें जो मेरा मॉलिक्यूल होगा वो किसी भी अनलिमिटेड एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर सकता है, ये मेरा पहला कंडीशन था। दूसरा मेरा कंडीशन क्या था कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कभी भी रप्चर नहीं करेगी या फिर हम कहें जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा यानी मॉलिक्यूल में मेरे जो एटम्स होंगे उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो डिसोसिएट नहीं करेगा। और हम तीसरी कंडीशन हमारे पास थी कि वो किसी भी एक्सटेंट तक वाइब्रेशंस कर सकता है या फिर हम कहें कितने भी विगरस वाइब्रेशंस कर सकता है। एक और हमारे पास कंडीशन थी कि जो अगर हमने अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक बार कोई एनर्जी दे दी और उसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया तो टाइम के साथ वो जो वाइब्रेशंस होते थे वो कांस्टेंट होते थे या फिर हम कहें टाइम के साथ वो जो वाइब्रेशंस थे वो डैम्प नहीं होते थे। तो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें हमारा मॉलिक्यूल किसी भी एनर्जी के साथ वाइब्रेट नहीं कर सकता है या फिर हम कहें वो किसी भी एक्सटेंट तक वाइब्रेशन शो नहीं कर सकता है। जब वो वाइब्रेशन करेगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद हमारे जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड वो टूट जाएगा, एक एक्सटेंट वहाँ पे ऐसा आएगा या फिर हम कहें एक लेंथ ऐसी आएगी अगर उससे आगे वो वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ तो उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा और टाइम के साथ हमारे जो वाइब्रेशंस होंगे अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में वो कांस्टेंट नहीं होंगे। अगर इसको हम एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आपने पेंडुलम देखा होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है जो वैक्यूम में लटका हुआ है, वहाँ पे ना ही कोई एयर रेसिस्टेंस है और ना ही जिस रस्सी से मैं या कहूँ स्ट्रिंग से वो लटका हुआ है उसमें कोई भी टेंशन है या फिर उसमें भी कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा, वो एकदम फ्री है। तो अगर आप उसे एक बार एनर्जी दे के उसको वाइब्रेशन या फिर हम कहें ऑसिलेशन में ला देते हैं तो वो जो मेरा पेंडुलम होगा वो तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसी तरह मेरा ये जो होता है इसको हम कह सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी टाइम के साथ उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम रियल लाइफ में लेके आते हैं, मान लीजिए आपने अपने फिजिक्स के लैब में उस पेंडुलम को थोड़ी सी एनर्जी के साथ ऑसिलेशंस कराना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसके पहले तो वो तेज़ी से ऑसिलेशंस करेगा, दूर तक जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा टाइम के साथ कि उसके जो ऑसिलेशंस होंगे वो डैम्प हो जाएंगे और एक टाइम आएगा जब वो ऑसिलेशंस उसके रुक जाएंगे। तो इसी तरह अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में पहले तो टाइम के साथ बड़े वाइब्रेशंस होते हैं, ज़्यादा एक्सटेंट के साथ वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है या फिर हम कहें टाइम के साथ उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं उनमें डैम्पिंग आ जाती है और एक एक्सटेंट के बाद उसके जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स में वो टूट जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में बात की थी तो हमारे पास जो उसके एनर्जी का फार्मूला निकल के आया था वो था हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन। तो हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन निकल के आती है या फिर हम कहें एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है किसी भी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो मेरे पास निकल के आती है ई इक्वल टू वी प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन माइनस वी प्लस 1/2 टू द होल ऑफ स्क्वायर ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मुझे एक हद तक ये बताता है
कि जब मेरे बॉन्ड मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होंगे तो जो जैसे जैसे उनके बीच के जो वाइब्रेशंस होंगे उसका एक्सटेंट बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरा मॉलिक्यूल है उन उसके एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूटता जाएगा, या फिर हम कहें वो कमज़ोर होता जाएगा। तो एक्स हमें यहाँ पर यही बताता है कि जैसे जैसे वाइब्रेशंस हमारे मॉलिक्यूल में बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो उनके मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, या फिर हम कहें वो रैप्चर होता जाएगा। तो आप कुछ बुक्स में देखेंगे कि इस फार्मूले को कुछ मॉडिफाई करके भी लिखा गया है, तो हम भी इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इस वाले फार्मूले से ओमेगा बार कॉमन ले सकता हूँ और v प्लस 1/2 कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन, और मेरे पास कॉमन मिल जाएगा v प्लस 1/2। तो मेरे पास जो अंदर बचेगा वो होगा क्या, 1 माइनस v प्लस 1/2 इंटू एक्स। तो किसी किसी बुक में आप ये भी फार्मूला आपको मिलेगा जो होगा कि हमारी एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कितनी होगी। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या होंगे। हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम निकालेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले करते हैं 0th लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, और थर्ड लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमारे पास 0 लेवल के लिए तो v की वैल्यू 0 होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा किस तरीके से होता है ये। तो अगर मेरे पास v की वैल्यू 1 होगी तो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। अगर v की वैल्यू 2 है तो मेरे पास सेकेंड एनर्जी लेवल होगा। इसी तरह अगर v की वैल्यू 3 है तो वो मेरे पास थर्ड एनर्जी लेवल होगा। तो मैं इस फार्मूले में पुट करने के बजाय मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास इसका डायरेक्ट स्क्वायर है, मुझे कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर v की जगह 0 पुट करूँ तो मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी वो मेरे पास निकल के आएगी 1/2 ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन, माइनस यहाँ पे भी आएगा 1/2 टू द होल ऑफ स्क्वायर ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन इंटू एक्स। तो मेरे पास फाइनली ये क्या निकल के आएगा, 1/2 ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन। मैं ऑसिलेशन सब बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम वाइब्रेशन मोशन की बात कर रहे हैं। सो ये मेरे पास निकल के आया एनर्जी जो 0 लेवल के लिए मेरे पास निकल के आई, वो मेरे पास निकल के आई 1/2 ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन माइनस 1/4 ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन इंटू एक्स। एक्स क्या है मेरे पास, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। इसी तरह जब आप ई की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा 3/2 ओमेगा बार माइनस 3/2 टू द होल ऑफ स्क्वायर, मेरे पास हो जाएगा 9/4 ओमेगा बार इंटू एक्स। इसी तरह जब आप वी की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 5/2 ओमेगा बार माइनस 25/4 ओमेगा बार ऑफ एक्स। क्योंकि सिंपल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरह जब आप वी की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 7/2 ओमेगा बार माइनस 49/4 ओमेगा बार इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स हमारा अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अब अगर हम दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है उसको निकालने की कोशिश करें, अगर मैं इन दोनों एनर्जी लेवल्स का गैप निकालूं और इन दोनों एनर्जी लेवल्स का गैप निकालूं तो आप ये देखेंगे कि मेरी जो एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो v की जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे मेरे पास जो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है वो डिक्रीज़ करेगा। मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कोई, क्योंकि अगर आपसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में या फिर मैं कहूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आइडियल कंडीशंस पे मिलेंगे, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पे मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके पास जो एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी, एनर्जी गैप निकल के आएगा, वो हमेशा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकल के आएगा। यानी जो 0 और ग्राउंड लेवल और फर्स्ट एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा, 1 और 2 के बीच में जो होगा वो कम होगा, 2 और 3 के बीच में उससे भी कम होगा, 3 और 4 के बीच में उससे भी कम होगा। तो जैसे जैसे आप v की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे पास एनर्जी गैप है दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो होगा वो डिक्रीज़ करता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे जैसे आप v को इंक्रीज़ करेंगे तो जो एनर्जी गैप होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो अगर अब हम ट्राई करें कि इसका ग्राफ प्लॉट करने की, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि हमारे पास जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो निकल के आए हैं उनके लिए हमारा एक ग्राफ क्या होगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये मेरा पहला जीरोथ एनर्जी लेवल होगा, फिर पहला एनर्जी लेवल होगा, फिर थोड़ी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये दूसरा एनर्जी लेवल, फिर तीसरा उससे भी पास में होगा, फिर जो चौथा होगा वो उससे भी पास में होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये v इक्वल टू मेरे पास 0 है, ये v इक्वल टू 1 है, ये v इक्वल टू 2 है, v इक्वल टू 3 है और v इक्वल टू 4 है। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि पहले यहाँ पे गैप ज़्यादा था, फिर गैप कम हुआ, फिर और कम हुआ गैप, उसके बाद गैप और कम हो गया। यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स के एनर्जी लेवल जो होते हैं उनका जो गैप होता है वो जैसे जैसे हम v की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे वो गैप डिक्रीज़ करता जाता है। अगर हम बात करें यहीं पर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो गैप निकल के आए थे एनर्जी लेवल्स के वो हमारे पास कांस्टेंट थे, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3 और v इक्वल टू 4 के लिए। सो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स के गैप निकल के आए थे वहाँ पर हमारे पास था ओमेगा बार, ओमेगा बार, ओमेगा बार, ओमेगा बार। यानी कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि हमारे पास जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होता है वो हमेशा ही डिक्रीजिंग होता है। यानी कि जैसे जैसे आप v की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप होगा वो डिक्रीज़ करता जाएगा। तो अगर मैं इसका दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मेरे पास वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा तो जब हम ऑसिलेशन से या फिर हम कहें वाइब्रेशन की तरफ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या देखा था, हमारे पास एक परफेक्ट वी शेप्ड कर्व मिला था। हमें इस तरीके से कुछ हमें वी शेप्ड कर्व मिला था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जहाँ पर मेरा ये 0 एनर्जी लेवल था, ये 1 एनर्जी लेवल था, ये 2 एनर्जी लेवल था, ये 3 एनर्जी लेवल था। यहाँ पे मेरा v इक्वल टू 0 था, v इक्वल टू 1 था, ये v इक्वल टू 2 था, v इक्वल टू 3 था। ये जो हमारा ग्राफ था ये था हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सो अगर हम ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें हमारे अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास ग्राफ कैसा निकल के आता है। तो मैं इसको मैं बनाता हूँ तो आप देखेंगे कुछ ये आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको परफेक्ट वी शेप्ड कर्व नहीं मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास पहला जो एनर्जी लेवल होगा यानी कि v इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, फिर v इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे, फिर जो मेरे एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है वो डिक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ पे v इक्वल टू 2 होगा, ये v इक्वल टू मेरे पास 3 होगा और जो v इक्वल टू 4 होगा वो उससे भी पास होगा। इसी तरह जब v इक्वल टू 5 होगा वो उससे भी पास होगा। यानी कि आप जैसे जैसे v की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाओगे जो एनर्जी गैप होगा दो एनर्जी लेवल्स के बीच में वो हमेशा ही डिक्रीज़ करता जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट मेरे क्या है। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये मेरा ग्राफ इस तरीके से बेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो मेरे पास परफेक्ट वी शेप्ड ग्राफ मिलता। तो अगर आप याद करने की कोशिश करें तो जो मेन डिफरेंस है हार्मोनिक और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में वो मेरे पास है कि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जिसमें किसी भी एक्सटेंट तक विग्रस वाइब्रेशंस हो सकते हैं, उसमें जो बॉन्ड होगा एटम्स के बीच में वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट के साथ वाइब्रेशंस होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। सो अगर आप इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो अगर हमने आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हैं तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने देखा था कि वाइब्रेशंस आखिर हमारे पास होते कैसे हैं। तो उसमें हमने माना था कि हमारे पास कोई HCl का मॉलिक्यूल है जिसमें हम वाइब्रेशंस करा रहे थे। तो ये था मेरे पास, मान लीजिए ये क्लोरीन था मेरा, ये हाइड्रोजन था और इसमें इस तरीके से वाइब्रेशंस हो रहे थे, ठीक है। तो जिस वक्त मेरे वाइब्रेशन का एक्सटेंट इतना हो जाएगा कि मेरा जो हाइड्रोजन है अभी तो वो यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशंस कर रहा है, इसी तरह धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी तो इतना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगेगा। जब मेरा जो हाइड्रोजन होगा उसमें एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन जब बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा
जिस पे उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। वो यही पॉइंट है जो मुझे दिखाता है कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट है। यानी जब मेरे हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करके इस एक्सटेंट तक पहुंच जाएंगे, तब उनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये था हमारा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राफ कैसा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्राफ की हमारे पास यूज़फुलनेस कहाँ है, यानी इसका हम अप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है मेरे पास A बॉन्ड B और दूसरा है मेरे पास C, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक चीज़ बनाए जिसमें B बॉन्ड C हो और A ऐसे ही निकल जाए। तो मैं अगर इसके बात करूँ इसके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, तो A बॉन्ड B का कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। तो चलिए उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे A बॉन्ड B का कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। तो चलिए उसको मान लेते हैं कि वो उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ये था। ठीक है, क्योंकि हम रियल लाइफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसलिए हमारे पास जो भी ऑसिलेशंस होंगे या फिर हम कहें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एज अ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव करेंगे। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का जो आएगा, मेरे पास स्पेक्ट्रा आएगा जिसमें इसके डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होंगे वो होंगे। ठीक है, जब मेरे मॉलिक्यूल में A बॉन्ड B में इस एक्सटेंट तक वाइब्रेशन जब बढ़ जाएंगे, जब यहाँ पे पहुँचेगा मेरा वाइब्रेशन, जब मॉलिक्यूल में इतने वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे कि वाइब्रेशंस इस एक्सटेंट तक होंगे, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे कि मेरे A और B के बीच में जो बॉन्ड था मेरा वो धीरे धीरे टूट रहा होगा, और एट द सेम टाइम B का बॉन्ड C के साथ बन रहा होगा। तब जब B का बॉन्ड C के साथ बन रहा है यानी B और C में भी स्पेक्ट्रा, यानी BC मॉलिक्यूल जो मेरा B बॉन्ड C मॉलिक्यूल जो नया बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रा होगा। तो उसका स्पेक्ट्रा भी हम ड्रॉ करते हैं, तो मेरे पास उसका स्पेक्ट्रा भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है किसका स्पेक्ट्रा है, ये मेरे पास A बॉन्ड B का स्पेक्ट्रा है, और ये मेरे पास जो स्पेक्ट्रा है ये वो B बॉन्ड C का है। तो अगर मैं सिर्फ इतने से ग्राफ को आपको कंसीडर करके चलूँ, इतने से ग्राफ को, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ हो क्या रहा है, इस वाले पीक पे क्या हो रहा है, मेरे पास A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और B और C के बीच में जो बॉन्ड है वो बन रहा है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिर्फ इतने ग्राफ की, यानी इस वाले ग्राफ की हम बात करते हैं। ये ग्राफ हमारे पास क्या है। ओके, सो हमें जो ग्राफ कंसीडर करके चलना है वो मेरे पास कुछ इस तरीके का निकल के आया है कि ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। तो वो जो मेरे पास ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये मेरे पास जो ग्राफ निकल के आया है वो है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स में इस ग्राफ को आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, ये जो पॉइंट होता था इसे हम कहते थे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ये मेरी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी, या फिर हम कहें रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी थी। और इस पॉइंट को जो हम कहते थे वो कहते थे हम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस पॉइंट को हम कहते थे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरे पास एनर्जी थी इसको हम कहते थे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या फिर हम कहें एक्टिवेशन एनर्जी। और जो ये मेरी स्टेट थी इसको हम क्या कहते थे, ट्रांजिशन स्टेट। तो आपके जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के जो डेरिवेशंस हैं या फिर हम कहें जो प्रूफ हैं वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से किए जा सकते हैं। तो ये था हमारे पास अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी, उसके एनर्जी लेवल्स, उसका ग्राफ। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।